प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मान की लोच मापने की कुल विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हम मान की लोच मापने की कुल विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एक काल्पनिक तालिका लेकर और एक रेखा चित्र की सहायता से मान की लोच मापने की कुल विधि को समझाने का प्रयास करेंगे। कुल व्यय विधि में हमने पूर्व के लेक्चर में ये बताया था कि मान की लोच मापने की कुल विधि अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने दी है और इस मेथड में मान की लोच को मापने के लिए वस्तु की कीमत और कुल व्यय की मात्रा दोनों को लिया जाता है। इन दोनों की सहायता से मान की लोच को हम मापने का प्रयास करते हैं। मान की लोच को कुल व्यय विधि में कैसे मापा जाता है, इसमें हमने पढ़ा था कि वस्तु की कीमत और कुल व्यय दोनों में यदि विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उल्टा परिवर्तन हो रहा है, कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय घट रहा है, तो ऐसी दशा में मान की लोच अधिक लोचदार या इकाई से अधिक होगी। दूसरा हमने लोच का प्रकार समझा था कि जब वस्तु की कीमत और कुल व्यय दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में दोनों में परिवर्तन हो रहा है, यूं कह सकते हैं दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं, सीधा संबंध है दोनों की, तब मान की लोच इकाई से कम या कम लोचदार थी। तीसरे केस में हमने पढ़ा कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन होता है लेकिन कुल व्यय हमेशा स्थिर रहता है, कुल व्यय में कोई बदलाव नहीं आता है, तो उस स्थिति में मान की लोच एकात्मक लोच या इकाई के बराबर होगी। आज हम इन तीनों प्रकारों की जो लोच का माप हमने कुल व्यय विधि से किया था, उसको हम एक काल्पनिक तालिका और एक रेखा चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। देखें, यहाँ हमने वस्तु की कीमत को लिया है, यानी प्राइस को लिया है। प्राइस हमने रखी है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कीमत लगातार गिर रही है। इधर हमने ली वस्तु की मांग मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये लगातार बढ़ रही है। कारण है क्योंकि मांग तालिका में हमने पढ़ा था वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच विपरीत या उल्टा संबंध पाया जाता है। कीमत लगातार बढ़ रही है तो मांग की मात्रा कीमत लगातार घट रही है तो मांग की मात्रा लगातार बढ़ेगी। तो ये देखिए मांग की मात्रा बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मेरी मांग की है। अब हम यहाँ कुल व्यय विधि में हमको दो तत्वों की सहायता से हमने लोच का माप किया था। एक तरफ हमने ली थी कीमत यानी प्राइस, दूसरी तरफ हमने लिया था कुल व्यय। तो ये प्राइस हमने निकाली। अब हम यहाँ कुल व्यय की मात्रा कैसे निकालेंगे? कुल व्यय का एक सूत्र है कीमत इंटू मांग मात्रा, प्राइस इंटू क्वांटिटी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक उपभोक्ता का कुल व्यय ज्ञात हो जाता है। देखें यहाँ पर फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस भी यहाँ पर दे रखी है, क्वांटिटी भी दे रखी है, इनकी दोनों की सहायता से हम कुल व्यय का माप करेंगे। प्राइस 10 है, क्वांटिटी 1 है, मल्टीप्लाई किया, टोटल एक्सपेंडिचर 10 हुआ। इसी तरह 9 × 2 टोटल एक्सपेंडिचर 18 हुआ, 8 × 3 टोटल एक्सपेंडिचर 24 हुआ, 7 × 4 28, 6 × 5 30, 5 × 6 30, 4 × 7 28, into 8 24, into 9 18 and 1 into 10 into 10। ये हमने कुल व्यय निकाला। अब हम प्राइस और कुल व्यय का कंपैरिजन करेंगे और इसके आधार पर हम बताएंगे मान की लोच अधिक लोचदार है या कम लोचदार है या इकाई के बराबर है। तो देखें, प्राइस लेते हैं, प्राइस गिर
गिर रही है 10, 9, 8, 7, 4 मात्रा तक देखें आप, ये क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, ये हम क्वांटिटी 4 तक स्थिति लेते हैं। प्राइस लगातार गिर रही है 10, 9, 8, 7। इधर एक्सपेंडिचर जो हम उपभोक्ता का देखते हैं वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ एक्सपेंडिचर 10 था, फिर बढ़कर 18 हो गया, फिर बढ़कर 24 हो गया, फिर बढ़कर 28 हो गया। तो ये स्थिति क्या है, कीमत गिर रही है और उधर कुल व्यय बढ़ रहा है, यानी दोनों में उल्टा संबंध है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसी दिशा में यहाँ मांग की लोच अधिक लोचदार या इकाई से अधिक होगी। इस केस में मांग की लोच क्या रहेगी, अधिक लोचदार, अधिक लोचदार मांग, अधिक लोचदार। ये केस अधिक लोचदार स्थिति को बताएगा। अब देखें यहाँ पर हम ले कीमत 6 से 5 गिर रही है और कुल व्यय 30 से वापस 30 स्थिर है। एक ये केस बन रहा है। यहाँ पर देखें प्राइस 6 से 5 गिर चुकी है, लेकिन कुल व्यय 30 से वापस 30 ही है, यानी स्थिर है। तो जब प्राइस गिर जाए और कुल व्यय में कोई बदलाव नहीं आता है, तब कुल व्यय विधि के अनुसार मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर या एकात्मक लोच। यहाँ मांग की लोच की स्थिति क्या है, एकात्मक लोच या इकाई के बराबर लोच कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं इकाई के बराबर लोच, इकाई के बराबर लोच। आफ्टर देन थर्ड केस देखें आप, यहाँ पर कीमत लगातार गिर रही है 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर कुल व्यय की मात्रा देखें 28 से 24, फिर 24 से 18 और 10। कुल व्यय भी गिर रहा है। यहाँ कुल व्यय 28 था, फिर कुल व्यय घटकर 24 हुआ, फिर कुल व्यय घटकर 18 हुआ, फिर कुल व्यय घटकर 10 हुआ। इधर प्राइस भी घट रही है, 4 थी, घटकर 3 थी, घटकर 2 हुई, घटकर 1। तो अब देखें यहाँ पर कीमत भी गिर रही है और कुल व्यय भी गिर रहा है। यही कह सकते हम, वस्तु की कीमत भी घट रही है और कुल व्यय भी घट रहा है, यानी एक ही दिशा में परिवर्तन आ रहा है, वो दिशा है घटने की। जब दोनों ही घट रहे हैं, एक ही दिशा में परिवर्तन आता है, तब कुल व्यय विधि के अनुसार मांग की लोच जो है कम लोचदार, या इसको हम इकाई से कम भी कह सकते हैं, बेलोचदार भी कह सकते हैं। तो ये स्थिति कम लोचदार मांग को बताता है। तो यह मांग की लोच जाएगी कम लोचदार, कम लोचदार मांग। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस टेबल में ये देखा कि इस विधि की सहायता से 3 लोचों को हम अधिक लोचदार, एकात्मक लोच, कम लोचदार का माप हमने किया। अब इन तीनों लोचों को रेखा चित्र की सहायता से हम यहाँ समझेंगे। देखें, ये एक रेखा चित्र हमने ड्रॉ किया है। नीचे हमने कुल व्यय की मात्रा ली है और OY अक्ष पर हमने लिया है वस्तु की कीमत। OY अक्ष पर हमने वस्तु की कीमत को लिया है और OX अक्ष पर हमने व्यय की मात्रा को लिया है, कुल व्यय की मात्रा, कुल व्यय की मात्रा को हमने दर्शाया है। अब देखते हैं इस रेखा चित्र में बिंदु O से A की तरफ हम चलन करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? O to A की ओर चलन कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा? O से A की ओर आने पर, O पॉइंट से A पॉइंट की ओर आने पर हम देखते हैं कि कुल व्यय भी बढ़ रहा है और इधर यहाँ पर देखें आप, ये कुल व्यय भी बढ़ रहा है और उधर जाएंगे तो प्राइस भी बढ़ रही है, ये प्राइस भी बढ़ रही है।
यानी दोनों चीजें बढ़ रही है, यानी एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, कीमत भी बढ़ रही है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है। तो जब एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तब माल की लोच जो है वो कम लोचदार, या यूं कह सकते हैं हम इकाई से कम। तो बिंदु O से A की जब हम बात कर रहे हैं तो माल की लोच वहां पर जो है इकाई से कम। तो इस पोर्शन में मान की लोच होगी कम लोचदार, तो यहां पर मान की लोच होगी कम लोचदार। अब बिंदु A से B की ओर अगर हम चलन करते हैं, इस पॉइंट पर A से B की ओर जा रहे हैं, तब कुल व्यय यहां पर स्थिर हो जाता है और कीमत लगातार बढ़ रही है। ऊपर की तरफ हम शिफ्ट होते जाएंगे, कीमत बढ़ती जाएगी। तो जब वस्तु की कीमत लगातार बढ़े और कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिर रहता है, तब मान की लोच हमने पढ़ा था एकात्मक लोच या इकाई के बराबर। तो पॉइंट A टू B की ओर चलन कर रहे हैं, तब मान की लोच इकाई के बराबर होगी, इकाई के बराबर लोच। तो यहां पर मान की लोच होगी इकाई के बराबर लोच। अब देखें बिंदु B से अगर हम C की ओर मुड़ रहे हैं, B टू C, पॉइंट B टू C की ओर अगर हम टर्न कर रहे हैं या चल रहे हैं और चलन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में B से देखें कीमत लगातार बढ़ रही है और डायग्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो कुल व्यय अपना घट रहा है, कीमत बढ़े और कुल व्यय घटे। तो ये विपरीत दिशा कह सकते हैं, उल्टा संबंध हुआ है। और इस दिशा में, इस विधि में हमने पढ़ा था कि मान की लोच जो है अधिक लोचदार या इकाई से अधिक होगी। तो बिंदु B टू A में मान की लोच हो जाएगी अधिक लोचदार, अधिक लोचदार होगी या इकाई से अधिक हम इसको कह सकते हैं। तो फिर विद्यार्थियों, आज हमने कुल व्यय विधि को काल्पनिक रेखा चित्र की सहायता से और काल्पनिक मान तालिका की सहायता से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मान की लोच मापने की कुल व्यय विधि अब समझ आ चुकी होगी। धन्यवाद।